लास्ट लेक्चर तो बेटा पोयम लिया था, पोयम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दिए थे। एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल बचा हुआ था एग्जाम का जो अपना है सीएस का, वो कुछ नहीं है, जो मेरे स्टडी मेट में पहला क्वेश्चन दे रखा है सीए का, वो एज इट इज़ कट कॉपी पेस्ट है। तो पहले मैं नया चैप्टर ले लेता हूँ आज बेटा, टाइम अगर बच गया उसमें तो वो क्वेश्चन भी करवा दूंगा फिर मैं, ठीक है। ओके। हेडिंग डालो इक्वलाइजेशन लेवी। इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंस एक्ट 2016 से, और इसमें अमेंडमेंट आई है। अमेंडमेंट से बेटर वर्ड ये अपडेट है, मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ, एक नई चीज ऐड हुई है। अपडेटेड बाय फाइनेंस एक्ट 20। एक क्वेश्चन मिलना चाहिए बेटा इसमें से 5 नंबर का, मुझे बोलने देना, प्रॉपर क्वेरीज आएंगी आपकी, बट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। इक्वलाइजेशन लेवी का मतलब होता है मान लिया जाएगा टैक्स है। इक्वलाइजेशन लेवी ऑल्दो टैक्स नहीं है, पर ये मान लिया जाता है कि ये टैक्स की तरह ही क्या होता है, ट्रीट होता है। होता क्या था, एक बार नाम को इग्नोर करते हैं, नाम को तो बाद में देख लेंगे। टेक द एग्जांपल ऑफ गूगल, फेसबुक, याहू। ये क्या है बेटा आपके साहब बिग इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। इंडिया में इनकी क्या नहीं है, कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन, लेट अस से दीपक जैन क्लासेस, मैंने अपनी एडवर्टीजमेंट करी गूगल पे, फेसबुक पे, लाहू पे। साल का 5 लाख रुपए का मेरा खर्च आ गया, छोटी फिगर से ले रहा हूँ, 5 लाख रुपए का खर्च आया। ये दीपक जैन क्लासेस तो ये खर्चा क्लेम कर लेगा अंडर द हेड पीजी बीपी। एडवर्टीजमेंट के खर्चे क्लेम हो जाते हैं, तो मैं तो ये खर्चा क्लेम कर लूंगा अंडर द हेड पीजी बीपी। गूगल, फेसबुक, याहू, मेरा खर्चा गूगल की इनकम होनी चाहिए। गूगल, फेसबुक, याहू की ये क्या है, इनकम है, पर उसको 1 रुपया भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था इन इंडिया। बता सकते हो क्यों? क्योंकि पोयम नहीं था इंडिया में। क्योंकि गूगल, फेसबुक, याहू डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इनकम टैक्सेबल तभी होती है बिजनेस इनकम जब परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हो। डीटीए चैप्टर याद करो ना। यस सर, यस। तो इंडिया में उनकी कोई पीई है नहीं, उनके ऊपर किसी टाइप का क्या नहीं लगता था साहब, कोई टैक्स नहीं लगता था। इधर इंडियन पार्टी जो खर्चे कर रही है वो सारे खर्चे क्लेम कर रही है अंडर द हेड पीजी बीपी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डबल मार पड़ रही है। डबल मार क्या पड़ रही है? दीपक जैन क्लासेस खर्चे क्लेम कर रहा है, खर्चे क्लेम करेगा, उसकी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी, गवर्नमेंट को रिवेन्यू कम मिलेगा। और दूसरा गूगल, फेसबुक, याहू के ऊपर वो टैक्स नहीं लगा पा रहे ड्यू टू डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। उनकी कोई इंडिया में क्या नहीं है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो इसके कारण बेटा टीटी क्या बोलती है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। क्योंकि बिजनेस इनकम तभी टैक्सेबल होती है जब नॉन रेजिडेंट की इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होती है। वर्ल्ड की 106 कंट्रीज से परेशान थी, केवल इन गूगल, फेसबुक, याहू से 106 कंट्री परेशान थी। ये सारी कंट्री इकट्ठी हुई। अब इसका क्या करें? जो समस्या इंडिया की वही पाकिस्तान की, वही श्रीलंका की, वही नेपाल की, यूरोपियन कंट्री भी परेशान हो रही है। वो भी क्या हो रही है साहब, परेशान हो रही है। उनके एसएससी भी तो एडवर्टीजमेंट करवा रहे होंगे, वो भी खर्चे क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। पर समस्या ये पड़ रही है वो कंट्री गूगल, फेसबुक, याहू पे टैक्स नहीं लगा पा रही टीटीज के कारण। टीटी बोलती है कि बिजनेस इनकम नॉन रेजिडेंट की टैक्सेबल तभी होगी जब नॉन रेजिडेंट का क्या होता है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होती है। ये सारी कंट्रीज इकट्ठी हुई, ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, नाम सुना था? ये सारी कंट्रीज इकट्ठी हुई, ओ भाई इनका कुछ करो। ये गूगल, फेसबुक, याहू के ऊपर भी क्या लगना चाहिए साहब, टैक्स लगना चाहिए। और जिस जमाने में ट्रीटी हुई थी उस जमाने में गूगल, फेसबुक, याहू बेटा इतने ज्यादा क्या नहीं थे साहब, एक्सप्लोर नहीं कर रखा था लोगों ने। एडवर्टीजमेंट तो अभी 4-5 सालों से होनी शुरू हुई है। हाँ जी। फेसबुक, याहू, गूगल तो अभी 4-5-10 सालों से ज्यादा इफेक्टिव हुआ है। ट्रीटी हो रखी है 30-30, 40-40, 50-50 साल पहले। उस जमाने में नहीं सोचा था कि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम भी क्या हो सकती है, अराइज हो सकती है। अब दिक्कत ये पड़ गई कि उनको किसके दायरे में लाना चाहते थे, ये टैक्स के दायरे में लाना चाहते थे। गूगल, फेसबुक, याहू के ऊपर भी वो टैक्स लगाना चाहते थे, पर ट्रीटी को बेटा सुपरसीड नहीं कर सकते। पीवीएल, कुलनंदन चटैया अगर याद आ रहा हो, ट्रीटी और इनकम टैक्स में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए किसी एनी अदर प्रोविजन को लेके तो ट्रीटी प्रिवेल कर जाती थी। यस सर, यस। तो एक बीच का मिडवे निकाला इन सब कंट्रीज ने और एक नया कॉन्सेप्ट डाल दिया फाइनेंस एक्ट 2016 से, इक्वलाइजेशन लेवी। और उस बजट में एक सेक्शन डाली, सेक्शन 165,
एक इंपॉर्टेंट चीज है, इनकम टैक्स की सेक्शन नहीं है, ये सेक्शन किसकी है? फाइनेंस एक्ट की। और इन्होंने क्या बोल दिया, इंडियन पार्टी अब जब भी कभी गूगल, फेसबुक, याहू, इनको जब भी कभी क्या करेगी साहब, खर्चा पे करेगी एडवर्टीजमेंट के लिए, इनको जब भी कभी खर्चा पे करेगी एडवर्टीजमेंट के लिए, उसके ऊपर 6% के हिसाब से इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करेगी। मैं टीडीएस बोल रहा हूं, 6% के हिसाब से क्या करेगी वो, टीडीएस डिडक्ट करेगी, और टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में क्या कर देगी साहब, जमा करवा देगी। कितना परसेंट रेट रखा है बेटा टीडीएस का? इक्वलाइजेशन लेवी बोलना चाहिए। कितना परसेंट रेट रखा है टीडीएस का? 6%। 6% रेट रखा है। 6% के हिसाब से अब इंडियन पार्टी जब भी कभी टीडीएस, जब भी कभी पेमेंट करेगी, इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करेगी और गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देगी। बहुत अच्छा सर। फिर इश्यू ये उठा कि फॉरेनर की इनकम का क्या हो, गूगल, फेसबुक, याहू। फिर एक नई सेक्शन डाल दी, सेक्शन 10 क्लॉज 50, इंटायर इनकम ऑफ गूगल, फेसबुक, याहू इज फुल्ली एग्जाम्ड। इंटायर इनकम ऑफ गूगल, फेसबुक, याहू इज फुल्ली एग्जाम्ड। कोई एक बता सकता है इसका नाम? इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि मान लो उनका इनकम का टैक्स रेट ही 6% है, जो इंडियन पार्टी ने टीडीएस के तौर पे काट लिया। सेंस? उनकी इनकम का रेट ही 6% है, जो इंडियन पार्टी ने टीडीएस के तौर पे काट के जमा करवा दिया, और फिर 1050 में बोल दिया इंटायर इनकम ऑफ गूगल, फेसबुक, याहू इज फुल्ली एग्जाम फ्रॉम टैक्स। सर बाकी तो ठीक है, फिर सीधा क्यों नहीं बोल रहे टीडीएस? व्हाई द वर्ड नेम इक्वलाइजेशन लेवी इज गिवन? OECD says, Organization of Economic Cooperation and Development says, सर टैक्स तो लग ही नहीं सकता है इस पर टीटी। तो एक नोमेनक्लेचर चेंज कर दिया कि भैया ये टैक्स नहीं है, ये इक्वलाइजेशन लेवी है, डीम टू बी टैक्स। ये टैक्स नहीं है, ये हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। ये हिसाब किताब क्या कर रहे हैं साहब, बराबर कर रहे हैं, कुछ तो देना ही पड़ेगा। वो लिया गूगल, फेसबुक, याहू से नहीं, इंडियन पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन डाल दी कि जब भी कभी पेमेंट करेगा 6% के हिसाब से इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करो, गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, और फॉरेनर की सारी इनकम क्या हो जाएगी साहब, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। सेक्शन 10 क्लॉज 50। से यस और नो? यस सर। यस सर। हाउएवर सेक्शन 165 के प्रोविजन नहीं लगेंगे अगर नॉन रेजिडेंट की इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। अगर नॉन रेजिडेंट की इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो सेक्शन 165 के प्रोविजन नहीं लगेंगे। क्या मतलब? नॉर्मल से टैक्स। तो नॉर्मल तो सीधा ही टैक्सेबल उसको होगी। वैसे टैक्सेबल कर देंगे अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो। यस सर। तो इंडियन पार्टी को इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटना अगर नॉन रेजिडेंट की इंडिया में क्या है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। तो पहला सेक्शन 165 कब नहीं लगेगी? अगर नॉन रेजिडेंट की इंडिया में क्या है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। नंबर 2, इंडियन पार्टी जो पेमेंट कर रही है वो 1 लाख या उससे कम है, छोटी मोटी पेमेंट है तो मना कर दिया, इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं होगा। छोटी पेमेंट का क्या क्राइटेरिया रखा बेटा इन्होंने, 1 लाख या उससे कम। तो 2 केसेस में सेक्शन 165 नहीं लगती। नंबर 1, अगर नॉन रेजिडेंट की इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है फिर तो उससे वैसे ही टैक्स रिकवर कर लेंगे। एंड नंबर 2, आपका साहब अगर पेमेंट छोटी है, 1 लाख या उससे कम है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पूरे साल में अगर एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख या उससे कम है, इंडियन पार्टी कोई इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं करेगी। एंड सच इनकम रिमेन एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 50। आई होप यू आर गेटिंग द इश्यू। यस सर। यस सर। लिखें इसको, पहले डायग्राम फॉर्म में और लिखा था। प्रैक्टिकली तो गूगल का ब्रांच ऑफिस है ना यहाँ पे इंडिया में? सर्विस प्रोवाइड, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो सर ब्रांच को पीई में कवर तो करते हैं सर? सर्विस प्रोवाइडर लाइजन ऑफिस है आई थिंक बेटा, मेरे ख्याल से। सर गूगल का बहुत जगह है, इनफैक्ट गुड़गांव में भी है। यस सर। ऑफिसेज है मेरे ख्याल जो गुड़गांव के है ऑफिस। आज के आखिर में डिस्कस करता हूँ। अगर है तो फिर तो लफड़ा खत्म हो जाएगा, हयात के पास नहीं है तो भी अब टेंशन नहीं है लोगों के पास। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? गूगल, फेसबुक, याहू। सर्विस रिसिपिएंट कौन है? मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं, दीपक जैन क्लासेस, बिजनेस एंटिटी।
इन्होंने इनको स्पेसिफाइड सर्विसेज रेंडर करी, और यहाँ पे आपने रेंडर्ड, एग्जेक्ट्रा वर्ड क्यों यूज किया है? और भी तो हो सकते हैं इसके अलावा कोई और यार। रेंडर्ड स्पेसिफाइड सर्विस, स्पेसिफाइड सर्विस अभी याद कर लेना, एडवर्टीजमेंट रिलेटेड है, डिफाइन कर रखा है, लिखवाऊंगा अभी, एडवर्टीजमेंट रिलेटेड है। नेक्स्ट इसके बाद, और ये इसको क्या कर रहे हैं, सर्विसेज के रिगार्डिंग क्या कर रहे हैं इसको, पेमेंट कितने ज्यादा होनी चाहिए, 1 लाख से ज्यादा। तो इंडियन पार्टी के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है, 6% से काटना पड़ेगा। इंडियन पार्टी के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है, दीपक जैन क्लासेस शैल डिडक्ट टीडीएस, टीडीएस का क्या नाम है यहाँ पर, इक्वलाइजेशन लेवी, एट द रेट ऑफ 6% ऑन टोटल पेमेंट एंड डिपॉजिट सच टीडीएस टू गवर्नमेंट अकाउंट। तो मान लो पेमेंट अगर 10 लाख करी है, पेमेंट अगर मान लो 10 लाख करी है, 10 लाख का 6%, 60,000 का दीपक जैन क्लासेस टीडीएस काटेगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देगा। 60,000 का टीडीएस काटेगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा देगा, और बाकी पेमेंट किसको पे कर देगा, गूगल, फेसबुक, याहू को। और गूगल, फेसबुक, याहू, इसकी सारी की सारी इनकम क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 50। ये टीडीएस कब तक डिपॉजिट करना है, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। टीडीएस डिपॉजिट करना है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। और सेक्शन 10 क्लॉज 50 क्या बोलती है, सेक्शन 10 क्लॉज 50 क्या बोलती है, अदर इनकम जो है सारी एग्जाम्पल। सच इनकम is exempt in the hands of सर्विस प्रोवाइडर। कौन है ये, गूगल, याहू, फेसबुक। समझने के लिए ऐसा याद कर लो, इनकी इस वाली इनकम का रेट 6% है, जो इंडियन पार्टी से रिकवर कर लिया इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। आसानी रहेगी ना याद करने के लिए। जी सर। जब 6% ले लिया तो उनकी बाकी क्या हो जाएगी साहब, इनकम क्या कर दी, एग्जाम्प्ट कर दी। 6% अपने आप में कंप्लीट है, कोई अलग से सरचार्ज या सेस नहीं लगता। 6% अपने आप में कंप्लीट है, अलग से कोई सरचार्ज या सेस चार्ज नहीं होता। ठीक, ये कौन सी सर्विसेज के ऊपर लगता है इक्वलाइजेशन लेवी, एडवर्टाइजमेंट। स्पेसिफाइड सर्विस। लिखें क्या होती है स्पेसिफाइड सर्विस, यस सर। स्पेसिफाइड सर्विस मीन्स ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। गूगल पे होती है ना बेटा एडवर्टीजमेंट, यस सर। पर क्लिक पैसा काटते हैं, वो पता होगा। यस सर। हाँ जी। प्रोविजन फॉर डिजिटल एडवर्टीजमेंट स्पेस। एडवर्टीजमेंट के लिए स्पेस दे देते हैं। आप इसको ऐसे समझो, जब आईसीएसआई का रिजल्ट आता है वहां पर कई एडवर्टीजमेंट देखते हो आप, कई इंस्टीट्यूट्स की होती हैं। हाँ जी सर। वो आईसीएसआई ने अपनी वेबसाइट पे उनको स्पेस दे रखा है। यस सर। नॉर्मल से समझो ना बेटा आप, जैसे जो आपने देख रखे हैं, जब भी रिजल्ट देखते हैं आईसीएसआई की वेबसाइट पे, उसमें इंस्टीट्यूट्स की ऐड आती है बेटा कई, तो आईसीएसआई ने क्या कर रखा है, स्पेस दे रखा है एडवर्टीजमेंट के लिए। से यस और नो, यस सर। यस।
online advertisement, provision for digital advertisement space. Number third, any other facility, कोई और फैसिलिटी दे रहे हैं. और सर्विस for the purpose of advertisement. Number fourth, such other services as may be notified. आज तक कोई भी नोटिफाइड नहीं हुई. क्रक्स ऑफ द मैटर क्या निकल के आ गया, सबको इकट्ठा करके पढ़ें. एडवर्टीजमेंट रिलेटेड सर्विस, जी सर. छोटा करके अगर मैं बोल दूं, क्रक्स क्या निकल के आएगा, कौन सी सर्विसेज हैं ये? एडवर्टीजमेंट रिलेटेड रिलेटेड सर्विस. आई होप यू आर गेटिंग द इशू. यस सर. तो मुझे ये बताओ, सेक्शन 165 कब कब नहीं लगेगी? सेक्शन 165 कब कब नहीं लगेगी? जो सर 1 लाख से कम हो. इक्वलाइजेशन लेवी When the shall transaction not apply payment when the payment is less than 1 lakh in the if previous year. number one non-resident has परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा. permanent establishment in India. Number two, 1 लाख से कम हो. aggregate amount of payment in one financial year. Up to 1 lakh. And number third, payment is made for any purpose other than business and profession. एक बार लिखो और फिर इसका लॉजिक समझाना क्यों लिखा होगा. एडवर्टीजमेंट के लिए जो पेमेंट करी है, अदर देन बिजनेस प्रोफेशन. एनी पर्पस सर लिखा है. एडवर्टीजमेंट इज मेड फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन. कोई पर्सनल एडवर्टीजमेंट कर ली, इसको कैसे समझाऊं? सर ये शादी.com पे बेटा, लेटेस्ट से शादी.com, एक बार नॉन रेजिडेंट मान लेना, वो उस पर मैं क्या कर रहा हूँ साहब, अपनी पर्सनल प्रोफाइल एडवर्टाइज कर रहा हूँ. अवेलेबल फॉर मैरिज क्या होता है वो मुझे नहीं पता, जो भी लिखा होता है अवेलेबल फॉर सेल कुछ भी यार. ठीक है सर. मतलब उसका बिजनेस प्रोफेशन से कोई लेना देना थोड़ी ना है. जी सर. तो इसको क्यों रिलैक्सेशन दी होगी अदर देन बिजनेस प्रोफेशन को? ये डिडक्शन क्लेम नहीं लोगों को करते. तो दिक्कत जब आती थी ना, जब बिजनेसमैन पीजीबीपी में खर्चे क्लेम कर लेता था. क्योंकि डिडक्शन मिली थी भाई खर्चों की. पीजीबीपी में दीपक जैन क्लासेस अपनी ऐड दे रहा है, दीपक जैन क्लासेस की, तो समझ में आ रहा है मैं खर्चे क्या कर लूंगा बेटा, क्लेम करूंगा. उसके कारण मेरी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स कम हो जाएगा. तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं पेमेंट करूंगा तो मेरे ऊपर क्या लगेगा, इक्वलाइजेशन लेवी 6% के हिसाब से लगेगा. अगर मैं कोई पर्सनल एडवर्टीजमेंट करवा रहा हूं, अगर मैं अपनी कोई पर्सनल एडवर्टीजमेंट करा रहा हूं जिसको बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो खर्चा ही मैं क्लेम नहीं करूंगा. तो लो सही, जब आप खर्चा ही क्लेम नहीं कर रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. हमें दिक्कत तब है जब वो एडवर्टीजमेंट आपकी किसके रिगार्डिंग होगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन के रिगार्डिंग. और उसमें भी दिक्कत क्यों है, क्योंकि आप खर्चे क्लेम कर रहे होंगे. तो सर मतलब गूगल याहू को तो फायदा है कि जो बिजनेस वाले खर्चे में ही टैक्स उनका कटेगा, अदरवाइज तो पर्सनल जो करा रहे हो. कह सकते हो फायदा है कि जो बिजनेस एंड प्रोफेशन के रिगार्डिंग है उसमें फायदा है. बाकी में क्या हो जाएंगे साहब, बच जाएंगे. सब्जेक्ट टू 2020 में जो अमेंडमेंट आई है उसमें ना आ जाए वो. अच्छा. समझ में आ रहा है क्या अमेंडमेंट होंगी? जी सर. हाँ, कुछ समझ में आ रहा होगा ना, कि जो यहाँ नहीं आएगा उसको धरेंगे वहां पर. अभी फिलहाल मेरा फोकस अभी इसके ऊपर आधे घंटे तक वो अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट नहीं बोलना चाहिए उसको अपडेट बोलना चाहिए, वो कुछ अलग ही चीज आई है एक. यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल धीरे धीरे चलो और पूछो. नो सर. हाँ, तो बनाए जरा एक एग्जाम्पल छोटा सा बेटा, ताकि समझने में आसानी रहे.
इसके नीचे एक नोट डालो, क्योंकि ये टीडीएस है, क्योंकि ये टीडीएस है। तो इन केस ऑफ सेक्शन 165, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40A IB shall apply mutatis mutandis. Provision of section 40A IB shall apply mutatis mutandis. अब ये क्या चीज है, इसको और डिस्कस करते हैं। एक बार इस चैप्टर से बाहर आते हैं इक्वलाइजेशन लेवी से, पहले इस सेक्शन को समझते हैं। सेक्शन क्या है? एक तो ये कौन से सेक्शन में होगी बेटा, कौन से हेड में होगी ये? पीजीवीपी। पीजीवीपी। पीजीवीपी की कवरेज 28 से 44 तक है ना? यस यस सर। ये क्या बोलती है सेक्शन, फोकस रखना मेरे ऊपर थोड़ा सा, फिर अपने आप जोड़ दूंगा इससे मैं। ये बोलती है अगर कोई खर्चा टीडीएस के दायरे में है तो टीडीएस के प्रोविजन कंप्लाई करो। अगर कोई खर्चा टीडीएस के दायरे में है तो टीडीएस के प्रोविजन कंप्लाई करो, तो वो खर्चा आपको अलाउड होगा। अदरवाइज पीजीबीपी में उस खर्चे की क्या नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, अगर कोई खर्चा ऐसा है जो टीडीएस के दायरे में आता है, उस खर्चे के ऊपर टीडीएस क्या होना है, डिडक्ट होना है। रेंट एक ऐसा खर्चा है जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है। सैलरी टू एम्प्लॉय एक ऐसा खर्चा है जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है। डिवेंचर इंटरेस्ट पेड बाय कंपनी एक ऐसा खर्चा है जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होते हैं। तो लॉ से हम आपको खर्चा अलाउड करेंगे, मना नहीं है, पीजीबीपी में आप क्लेम करो, पर वो टीडीएस उसके ऊपर डिडक्ट करके क्या कर दो, डिपॉजिट कर दो। अगर टीडीएस आपने डिडक्ट करके डिपॉजिट कर दिया तो वो खर्चा अलाउड होगा। अदरवाइज आपको खर्चा ही क्या नहीं होगा साहब, अलाउड नहीं होगा। अदरवाइज आपको खर्चा ही क्या नहीं होगा बच्चे, ये अलाउड नहीं करेंगे। अब रुक जाओ, मैं ये कह रहा हूं मुटेटिस मुटेंडिस इसके प्रोविजन क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। तो क्या फर्क पड़ेगा? दीपक जैन क्लासेस 5 लाख के खर्चे थे एडवर्टीजमेंट के, लॉ ने बोल दिया 6% टीडीएस काटना है। मैंने अगर टीडीएस नहीं काटा या काट लिया, डिपॉजिट नहीं करा, तो पेनल्टी तो लगेगी, मुझे ये खर्चा भी अलाउड नहीं होगा। जी सर। समझ पा रहे हो? क्योंकि लॉ ने क्या बोल दिया, 40A IB शैल अप्लाई मुटेटिस मुटेंडिस। ये खर्चे अलाउड तभी होंगे जब टीडीएस के प्रोविजन आप क्या करोगे, कंप्लाई करोगे। अदरवाइज इंडियन पार्टी आपको तो खर्चा, इंडियन पार्टी डबल मरेगी। एक तो टीडीएस नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी लगेगी, वो भी पढ़ाऊंगा कितनी पेनल्टी है, और दूसरा क्या हो जाएगा, वो खर्चा उसको क्या हो जाएगा साहब, डिस अलाउड हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द इशू। यस सर। इसमें और भी थोड़ा बहुत कुछ है, वो भी पढ़ा दूं। जी सर। सर ये टीडीएस कब तक जमा करवाएं, ये टीडीएस कब तक जमा करवाएं, फोकस रखना। खर्चा अगर 20-21 का है, अपने सिलेबस में प्रीवियस ईयर 20-21 है, यस सर। इसकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न 31 जुलाई, 31 अक्टूबर या 30 नवंबर, एज द केस में भी। टीपी है तो 30 नवंबर, यस सर। ऑडिटेड है तो 31 अक्टूबर, और अगर अनऑडिटेड है तो 31 जुलाई। यस सर। मैं मान लेता हूं ऑडिटेड है, ठीक है, बोलूं अब। हाँ जी। अगर टीडीएस 20-21 में जमा करवा दिया, 20-21 में काट लिया, अगर टीडीएस 20-21 में काट लिया और 20-21 तक या इस ड्यू डेट तक भी जमा करवा दिया, 20-21 तक या इस ड्यू डेट तक भी आपने जमा करवा दिया, तो हम अलाउड करेंगे 20-21 में। और एक बार अगर ड्यू डेट निकल गई, उसके बाद जमा करवाया, तो अलाउड तो करेंगे, पर फिर ये उस साल अलाउड करेंगे जिस साल आप ये एक्चुअली में पे करोगे। ठीक है। दोबारा बोलता हूं, दोबारा सुनने पे ध्यान दो बिल्कुल। 20-21 का खर्चा अगर आपने टीडीएस 20-21 में डिडक्ट कर लिया, कब तक डिपॉजिट कर दो, या तो पूरे 20-21 में डिपॉजिट कर दो, कितना टाइम दे दिया, या 20-21 की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक भी डिपॉजिट कर दो, तो किस साल अलाउड होगा, 20-21 में। और अगर 20-21 की ड्यू डेट के बाद आपने क्या करा है साहब, ये डिपॉजिट करा है,
तो ये उस साल अलाउड करेंगे जिस साल आपको एक्चुअल में क्या करा है, आपने ये डिपॉजिट करा है। याद रहेगा? यस सर। तो इसको लिखें जरा। यस सर। इफ टीडीएस is deducted on in previous year 20-21, same must be deposited on or before due date of फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मेरे एग्जांपल में 31 अक्टूबर तक, तो क्या हो जाएगा? देन एक्सपेंस शैल बी अलाउड, कोशिश करो। In the previous year 2021. If TDS is deposited after due date, expense shall be allowed in the year in which it is Deposited. actually deposited। एक एक वर्ड आराम से लिखो। If TDS is deducted इन प्रीवियस ईयर 20-21 में इसलिए ले रहा हूं कि अपने सिलेबस में 20-21 है, तो 20-21 के खर्चे पे अगर आपने 20-21 में टीडीएस काट लिया, जमा कर दिया बेटा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक, तो 20-21 में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद जमा करोगे एनी अदर केस, इसके अलावा जो और कोई केस बनेगा, ये उस साल अलाउड होगा जिस साल ये एक्चुअल में डिपॉजिट हुआ। लिखा? सर जो नेक्स्ट ईयर लेंगे उसमें भी मैं एग्जांपल मैं लूंगा बेटा। ओके सर। ये लिख लिया आपने? यस सर। आप लिखना शुरू करो एग्जांपल, फिर समझ में आ जाएगा आपके। पहला कॉलम बना लो डेट ऑफ पेमेंट टू गूगल, फेसबुक एटसेट्रा। सेकेंड ये लिखो ये इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी का मतलब टीडीएस। Yes sir. अरे हाँ करो भाई। इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट कब हुआ है? टीडीएस कब काटा है? टीडीएस जमा कब करवाया है? previous year in which deduction is available। कौन सी डिडक्शन? वो खर्चे की, एडवर्टीजमेंट वाला खर्चा किस साल अलाउड होगा? लिखूं? गूगल को पेमेंट करी 16 अक्टूबर 2020 को। इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट कर लिया लेटर से 1 दिसंबर 2020 को। जमा करवाया 15 मार्च 2021 को। मैं कह सकता हूं टीडीएस 20-21 में डिडक्ट हुआ है यस सर। और 20-21 में ही क्या हो गया? जमा हो गया। जमा हो गया। किस साल ये खर्चा अलाउड होगा? 20-21 में। 20-21 में। कोई दिक्कत? नो सर। 16 दिसंबर को मैंने पेमेंट करी थी, टीडीएस काटा मैंने 20 फरवरी 2021 को, जमा करवाया मैंने 10 सितंबर
2021 को। ड्यू डेट मैं 31 अक्टूबर मान रहा हूँ सारे क्वेश्चन में। इनफैक्ट मुझे ऊपर ही कहीं लिखवा देना चाहिए था, आप लिख लो, नहीं रिवीजन के टाइम परेशान हो जाओगे। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 31 अक्टूबर 2021 लिख लो बेटा, नहीं रिवीजन के टाइम परेशान हो जाओगे ना। ड्यू डेट क्या एज्यूम कर रहा हूं मैं? 31 अक्टूबर। चलो अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे बोलो। ये टीडीएस काटा किस साल है? 2021। ये डिपॉजिट किस साल हुआ है? 21। 21-22 है ना, यस सर। पर ड्यू डेट के अंदर अंदर है। यस सर। हाँ जी। है तो 21-22 पर ड्यू डेट के अंदर अंदर है, क्योंकि ये ड्यू डेट के अंदर अंदर है तो किस साल अलाउड होगा? 2021। ये एडवर्टीजमेंट वाला खर्चा 20-21 में अलाउड होगा। ये कहानी इक्वलाइजेशन लेवी में नहीं लिखी, 40 AI 1A में लिखी है बेटा ये कहानी। मतलब टीडीएस में भी यही चलता है। टीडीएस ही तो है ये, हाँ सर, मतलब टीडीएस ही तो चल रहा है। ठीक। 1 जनवरी 2021 मैंने ईयर एंड पे काटा, डिपॉजिट लास्ट डे पे करा दिया, या ड्यू डेट के बाद ले लूं? यस सर। ले लीजिए सर। आराम आराम से पहले साल लिखो। ये टीडीएस काटा कब है? 2021 में। जमा कब हुआ है? 21-22 में। ड्यू डेट के बाद। यस सर। तो लो क्या है? 21-22 में मिलेगा। जिस साल ये टीडीएस डिपॉजिट होगा उस साल ये आपको अलाउड होगा। सर। एक मिनट में अपनी तरफ से, इसमें कोई क्वेरी है? इसमें नो सर। तो एक बार कंप्लीट करने दो ना बेटा मेरे को यार। अगला देखना, ये खर्चा है 1 जनवरी 2021 का, टीडीएस काटा 10 अप्रैल 2021 को, यानी कि सेम ईयर में नहीं काटा, टीडीएस अगले साल काटा, पर ड्यू डेट के अंदर अंदर जमा करा दिया। हाइलाइटर हो तो उसको हाईलाइट कर लेना सिचुएशन को। ठीक है सर। ये खर्चा किस साल का है? 2021 का। पर ये टीडीएस कब कटा है? 21-22। 21-22। और जमा कब हुआ है? 21-22। 21-22 21-22 में, पर ड्यू डेट के अंदर अंदर। फट्टे मारो, ये सर। किस साल अलाउड होगा? 20-21। ये किस साल अलाउड होगा? 20-21। 21। सर 21-22 सर एक्सपेंस तो 20-21 का है सर, क्योंकि वहां पे ये लिखा हुआ है इफ टीडीएस इज डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर। जिस साल का खर्चा है उसी साल टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए, तो ड्यू डेट वाले प्रोविजन है। जिस साल का खर्चा है टीडीएस उसी साल डिडक्ट होना चाहिए, ठीक है? ठीक है। उस साल टीडीएस डिडक्ट नहीं करा तो बेटा फिर तो ये सेम जिस साल आप पे करोगे उस साल ये क्या होगा? अलाउड होगा। ऑल्दो ड्यू डेट के अंदर अंदर है, पर ये चेक ही नहीं करना। चेक क्या करना है? जिस साल पे करा। ऑल्दो ड्यू डेट के अंदर है, पर चेक क्या करना है? जिस साल ये पे किया। ठीक है सर। आई होप यू आर गेटिंग द इशू। जी सर। This is the whole crux of equalization levy under section 165. यहां तक कोई ifs and buts? बोलो। नो सर। सर ये अकाउंटिंग पर्पस में क्या होगा सर इसमें? जैसे मान लीजिए कोई खर्चा अभी डिसअलाउ हो गया इस ईयर। प्रैक्टिकली क्या करते हैं? हाँ जी। 20-21 की रिटर्न में खर्चा डिसअलाउड कर दो, ऐड कर दो। नहीं सर, 21-22 में reduction claim कर अकाउंटिंग लेना। में क्या करेंगे सर? वो तो सर कर लेंगे, एडजस्टमेंट होगा, वो तो बैलेंस शीट मेकिंग में एडजस्टमेंट होगा। बैलेंस शीट में P&L में ना लायक, हाँ सर, P&L में। P&L में एडजस्ट करेंगे। अकाउंटिंग में क्या मतलब? सर जब हम रिकॉर्ड्स करते हैं उस समय एंट्रीज। मर्केंटाइल से बन रहे हैं अकाउंट तो आपके, तो मर्केंटाइल बेसिस पे अपने खर्चे रिकॉर्ड करते रहो, उसमें दिक्कत क्या आएगी? अकाउंट्स में दिक्कत है आनी, दिक्कत तो इनकम टैक्स में आनी थी। हाँ जी। दिक्कत तो आनी इनकम टैक्स में थी, बस स्यापा ही खत्म कर दिया। 20-21 में ऐड कर देना, नहीं तो 21-22 में allowed हो पर्सनली जाएगा। याद रखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर डिसअलाउड हुआ था तो भी करना ये पड़ेगा। तो कुछ भी याद नहीं है बेटा, ये तो शुक्र है तो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट हो रही है 100% डिसअलाउड। अगर ये डोमेस्टिक होता तो और समस्या पड़ती, 30% डिसअलाउड है इसमें। अच्छा। यहाँ तो सीधा ऑल और नन है।
या तो अलाउड होगा या डिसअलाउड होगा। हाँ जी। और अगर यही पेमेंट रेजिडेंट को हो वहां तो और ज्यादा समस्या पड़ती है। 30% अच्छा 30% डिसअलाउड होता है, हद हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। याद तो करना पड़ेगा बेटा। सर अभी आपने बोला कि डेट ऑफ पेमेंट टू बी कंसिडर्ड, यस सो बोलो बोलो। सर ठीक है, गॉट इट सर। ऊपर वाले में क्योंकि if we- एक मिनट हाँ जी एक एग्जांपल और लो। इस डेट को सेम रखो। ओके मैं कह रहा हूं इसको भी सेम रख लो। चलो इसको कर लो 10 सितंबर 2022, आपके समझ में आ जाएगा। किस साल? जिस साल टीडीएस डिपॉजिट हुआ, जिस साल टीडीएस डिपॉजिट हुआ 22-23। ओके सर। भाई डिफॉल्ट जब क्योर हो जाएगा उस साल अलाउड कर देंगे, ऐसे याद कर लो ना। डिफॉल्ट क्योर हो जाएगा मतलब टीडीएस जमा हो जाएगा। गॉट इट, ठीक। अब आपका डिफॉल्ट क्योर हो गया, अब आपको खर्चा अलाउड कर देंगे। फिर बच्चों की इनोसेंट क्वेरी होती है, आपने पता नहीं क्यों नहीं पूछा सर, फिर वो अगले महीने की 7 तारीख की क्या रेलेवेंस है जब इतना लेट जमा हो रहा है। जी सर। किसी एक ने भी नहीं पूछा, नहीं हर बैच में आता था ये। और सर फिर वो अगले महीने की 7 तारीख की क्या रेलेवेंस है, और जो लेट पेमेंट का इंटरेस्ट है वो तो चालू है। जी सर। जो लेट पेमेंट का इंटरेस्ट है वो तो चालू है ना बेटा। ये तो खर्चों की बात हो रही है, ये खर्चा किस साल अलाउड होगा। बाकी तो आप असेसियन डिफॉल्ट बन चुके हैं, जो लोन ऑब्लिगेशन आपके ऊपर बेटा इंपोज करी थी वो फुलफिल करो। नहीं करे तो असेसियन डिफॉल्ट है, उसके टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगने ही लगने हैं। ठीक है सर। सर प्लीज अगर ये 10th दिस 11 दिसंबर 2021 आराम आराम से, होता, जो डेट तेरा मन करे बेटा वो बता, बोल। 11 दिसंबर 2021 होता, 10 सितंबर थी ज्यादा। ये वाला जी सर। बाकी सब सेम है। यस सर। कौन क्या होता है ये? 11 दिसंबर 2021, तो ये 21 हो जाता ना। हम्म ठीक है सर। तो इसमें फाइनेंशियल ईयर देते हैं और मतलब जिस साल डिपॉजिट हुआ जिस डेट पे उसी का ही देते हैं। जिस साल डिपॉजिट हुआ उस साल, ओके सर। जिस फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट हुआ, पूरे इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट ही फाइनेंशियल ईयर है ना बेटा, Yes, कैलेंडर sir. ईयर तो है ही नहीं। यस सर। जिस फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट हुआ उस साल अलाउड होगा। और बाई चांस इधर 10th अप्रैल की जगह 10th फेब होती तब भी सेम ही रहता। 10th फेब होती तो ड्यू डेट के बाद था, तो फिर जिस साल अलाउड होगा उस साल 21-22 जैसे सेम रहेगा। अच्छा। आप डेट बताओ ना बेटा, आपको बोलो आपको क्या और confusion 11 जनवरी 2021 और 11 फेब 2021 और हमने डिपॉजिट किया है? 11 फेब 2021 यानी कि 20-21 में ही। यस सर। और डिपॉजिट किया 11 फेब 2022 में। नहीं ड्यू डेट के बाद। यस सर। तब क्या होगा 2022। ठीक है। कुछ भी डेट लिखते रहो, टाइम पास हो रहा है और क्या हो रहा है नालायक। ठीक है सर। मान के चलूं सेक्शन 155 समझ में आ गया, इन टोटलिटी इक्वलाइजेशन लेवी। हाँ जी सर, ये तो समझ में आ गया सर। हाँ। 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ डिपॉजिट की सर। डेट है ना? मुझे इसमें रिटर्न की डेट तो नहीं एक है? सेक्शन एक एक करके बेटा, आई थिंक 2% इकट्ठे बोल रहे हैं, एक एक करके बोलो। 7th वाले बोलो पहले, कोई 7th क्या था? 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ टीडीएस डिपॉजिट की डेट है ना सर? हाँ टीडीएस जी। रिटर्न की डेट तो वो क्वार्टरली रहेगी ना, क्वार्टर एंड में जो एग्जैक्टली लॉ बना है। एग्जैक्टली ठीक है सर, ये सर- सेक्शन बोले बेटा, अब आप बोले, वो बॉय की क्वेरी। सर, ये आपने जो सेक्शन 165 कराया और ये 40 AIB, ये तो दोनों क्लियर हो गए पूरे। इसमें आपने एक सेक्शन लिखवाया था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 50। नॉन रेजिडेंट। हाँ जी सर, ये क्लियर नहीं हो रहा है। ये क्लियर नहीं हो रहा। 1050 एग्जाम्पल लिखो। गूगल दीपक जैन क्लासेस। इसने इसको कौन सी सर्विसेज दी? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सर्विसेज दी है। और इसने इसको पेमेंट करी है, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था। तो पहले इसके ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है?
सर टीडीएस वो इक्वलाइजेशन लेवी काटेगा। यस सर। 60,000 अगले महीने की 7 तारीख तक डिपॉजिट कर देगा। यस सर। इसको इंटायर 10 लाख अलाउड एज डिडक्शन यस सर। अंडर द हेड पीजी। इसको टोटल 10 लाख की पेमेंट थी, 60,000 का क्या काट लिया बेटा, टीडीएस काट लिया, तो इसको नेट पेमेंट कितनी मिली होगी गूगल को? सर 9,40,000। इसकी इनकम कितनी है? 940 है, 10 है? सर 9,40 हुई इनकम तो। अरे सर सॉरी 10 लाख 10 लाख 10 लाख। ये 10 लाख इसके हैंड में एग्जाम्प्ट है। सर ये क्यों लिखा है एग्जाम्प्ट है? अगर ये ना होता तो कल को फिर ये भी तो कोर्ट में एओ कह देता गूगल फॉरेन कंपनी है, करो इसके ऊपर टैक्सेबल 40% के हिसाब से। यस सर। फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट 40% है ना? यस यस सर। तो कल को दिक्कत क्या आ जाती? एओ इसको मिस इंटरप्रेट करता बेटा, और मिस इंटरप्रेट क्या करता, मैं एओ होता पक्का करता, इसको दुखी करता नालायक को कि 40% के हिसाब से टैक्स लगाओ, अपने आप ही सेटिस्फाइड करता वो। यस सर। तो इसलिए लॉ ने बोल दिया ये सारी इनकम एग्जाम्प्ट है। फिर और आगे बढ़ो। सर जब इनकम ही एग्जाम्प्ट है तो फिर ये टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकता है? क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है जो इनकम एग्जाम्प्ट होती है उसमें टीडीएस के रिफंड मिल जाते हैं। सर यही क्वेश्चन था। तो इशू ये है रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि ये टीडीएस नहीं है, ये इक्वलाइजेशन लेवी है। अच्छा सर ये 10 सबसेक्शन इसलिए नाम चेंज कर रखा है ये। यस सर। सर ये एक चीज और question टीडीएस नहीं है, ये इक्वलाइजेशन लेवी है, रिफंड नहीं मिलेगा। सर एक चीज और, ये जो 10 सबसेक्शन 50 है, शायद मेरा शायद क्वेश्चन बहुत ही सिली सा हो, ये एप्लीकेबल कब होगा? एप्लीकेबल कब होगा मतलब सर इनकम जो फॉरेन गूगल को जितनी इनकम मिल रही है ये एडवर्टीजमेंट से वो सारी इनकम एग्जाम्प्ट है उसकी 1050 में। ओनली एडवर्टीजमेंट इनकम या ओनली यही वाली इसी कॉन्टेक्स्ट में। ओके ओके ओके। वो इनकम जिसके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट हो गया वो इनकम गूगल के हैंड में एग्जाम्प्ट है 1050 में। ओके सर गॉट इट। एक लाइन में हिंदी में लिख लेना लायक। हाँ जी सर। वो इनकम जिसके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट हो गया यस सर। वो इनकम एग्जाम्प्ट है ठीक है सर। गूगल के हैंड में। अब तो आ गया होगा समझ में बेटा? हाँ सर अब आ गया। खत्म हो गई सेक्शन 165 इन टोटलिटी। यहां तक कोई भी दिक्कत झगड़ा परेशानी इफ्स एंड बट्स? Shall I move on? सर वो जो एक एग्जांपल आप दे रहे थे डेट्स का, उसमें अगर एनुअल जैसे एक है कि आफ्टर 1 ईयर जो है हमारा जो ऐसा होता है कि उसके बाद एनुअल रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते, अगर उसके बाद उसने पे किया है, अगर खर्चा अगर टीडीएस रिटर्न के बाद पे किया है, हाँ, सो देन इन दैट केस वी कैन क्लेम दैट डिडक्शन फ्रॉम बिजनेस एंड वो जो आप लास्ट एग्जांपल करा रहे थे। यही तो चीज डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, मैं इतनी देर से लिखवा भी दिया यार, मेरे ख्याल 10 एग्जांपल। नहीं सर, एनुअल डेट की रिटर्न इन द सेंस कि जैसा आप कह रहे हैं ना कि 2 साल के बाद तो रिटर्न भी आप फाइल नहीं कर पाएंगे, एक जो प्रोविजन होता है एनुअल रिटर्न का कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक ही कर पाएंगे, उसके बाद रिटर्न मॉडिफाई या वो भी नहीं मैं होगी। रिटर्न फाइल करवा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ खर्चा किस साल अलाउड हो। ये इतने जो एग्जाम्पल करे हैं इसमें मैं रिटर्न फाइल करवा रहा हूँ या मैं ये पढ़ा रहा हूँ हाँ, खर्चे कब अलाउड हो? खर्चे कब अलाउड हो सर, मैं यही मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि जैसे इसमें आप एग्जांपल देखिए कि फर्स्ट एग्जांपल है 16/10/2020 को डेट ऑफ पेमेंट है, लिवाए हुआ है और उसने पेमेंट किया है मार्च 21 को, राइट? अब इसमें 21 की जगह अगर पेमेंट वो करता है 20-23 में, पेमेंट कर रहा है वो 2030 में, हाँ जी सर, तो ये खर्चा 2030 में अलाउड होगा। अलाउड होगा, ठीक है सर, ठीक है ना? हाँ जी सर। उसका रिटर्न से क्या कंफ्यूजन हो रही है? ड्यू डेट तक पे कर दो, सेम ईयर ड्यू डेट के बाद पे करोगे, जिस साल आप क्या करोगे पे करोगे उस साल अलाउड होगा। ठीक है? हाँ जी सर। चलो अब फाइनेंस एक्ट 2020 से क्या चीज आई है ये एग्जाम में आएगी। एक नई सेक्शन डाल दी 165 के बाद 165A, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ अमेंडमेंट नहीं बोलना चाहिए कि 165 में कुछ चेंज नहीं हुआ, वो तो एज इट इज है। ये तो एक नई सेक्शन आई है तो इसको अपनी तरफ से नाम दे रहा हूं मैं अपडेटेड, अमेंडेड नहीं है, ये अपडेशन हुई है एक। 165A किस साल से आई है? 2020
और कंफर्म लिख लेना। ध्यान से सुनना, क्या जबरदस्त लो बनाया भाई, ये निर्मला सीतारमन जी का दिमाग है, ये उनके अंडर जो IRS बैठे हैं उनका दिमाग है। और एक्चुअली है क्या, पूरी 108 कंट्रीज इकट्ठी हुई हैं, OECD जो थी उन सब ने मिलकर बनाया है, हर कंट्रीज ने बने हैं, तो हो सकता है हमने तो कॉपी मार ली हो। ये एक सर्विस प्रोवाइडर जो ECO है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिनके सर्वर बाहर हों, अलीबाबा, अमेजोन का भी सर्वर बाहर ही है ना, या इंडियन है ये? नहीं, फ्लिपकार्ट इंडियन है, अमेजोन बाहर का है, राइट ना? हाँ, फ्लिपकार्ट तो बंसल साहब का है बेटा। सर वो तो सेल आउट कर दिया ना। अब जो भी है मुझे नहीं पता, इतना मुद्दे पे आओ तुम। बाहर का कोई ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जिनके प्लेटफॉर्म होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यस सर। यस सर। जहाँ से आप क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, फिर आपको क्या मिलती है, डिलीवरी मिलती है। अलीबाबा यस सर। कहाँ का, चाइना का है? कहाँ का है ना, लाइक हाँ सर, अलीबाबा चाइना, चाइना का। चलो मुद्दे पे आओ। सर्विस रिसिपिएंट, आप और मैं, स्पेसिफाइड पर्सन, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं आप और मैं, बिजनेस एंटिटी भी हो सकता है, अदर देन बिजनेस एंटिटी भी। सर्विस रिसिपिएंट, ओहो मैं क्या लिख रहा हूं, रिसिपिएंट कौन होगा? स्पेसिफाइड पर्सन, डिफाइन करेंगे ये भी, कौन कौन आएगा। इन्होंने इनको क्या करी है, ई कॉमर्स सप्लाई करी है, और ये उसके बदले क्या कर रहे हैं, पेमेंट। अब होता क्या था 2020 से पहले, ये सिचुएशन 165 में नहीं आ रही। अलीबाबा का एग्जांपल ले लो, अलीबाबा ने इंडियन से बिजनेस कर दिया $10 मिलियन का, लाखों करोड़ों अरबों रुपए के क्या हो रहे हैं बेटा, ये ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं। और आफ्टर कोरोना तो ये वैसे ही बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जी सर। ऑनलाइन बिजनेस आफ्टर कोरोना तो वैसे क्या बढ़ रहे हैं बेटा, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो 165 कवरेज तो कर रही थी, पर बहुत सिलेक्टेड सेंस में क्या कर रही थी, वो कवरेज कर रही थी, वो केवल एडवर्टीजमेंट सर्विसेज को ही क्या कर पा रही है बेटा, कवर कर पा रही है। अलीबाबा उसमें नहीं आ रहा, अमेजोन उसमें कवर नहीं हो रहा। अब दिक्कत ये पड़ती थी, ये इंडिया में टैक्स नहीं पे करते थे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट आ जाता था, TT बेटा। ये टैक्स तभी पे करेंगे जब इंडिया में इनकी क्या होगी बच्चे, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी। टैक्स तभी पे करेंगे जब इंडिया में इनकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी। इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है नहीं, इन लोगों की इंडिया में लेटेस्ट से परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अरबों खरबों रुपए का बिजनेस हो रहा है, 1 रुपया टैक्स पे नहीं हो रहा। और जिस चीज से हम परेशान है, पूरा वर्ल्ड इससे परेशान है। अलीबाबा चाइना में बैठा है, ऑपरेट तो पूरे वर्ल्ड में कर रहा है। जी सर। यस सर। ठीक साहब, पूरा वर्ल्ड दुखी हो रहा है, इंडिया दुखी हो रहा है, उधर श्रीलंका दुखी हो रहा है। ये क्या तरीका है, अरबों खरबों रुपए के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 1 रुपया टैक्स पे नहीं कर रहे। उधर बेटा यूरोप दुखी हो रहा है, अरबों खरबों रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही है और टैक्स क्या नहीं कर रहे हैं बेटा, ये पे नहीं कर रहे। इसको धरा बेटा फाइनेंस एक्ट 2020 से, और क्या बोला लो इन्होंने, सेक्शन 165A, अगर इनकी ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर या सेल्स, ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर या सेल्स अगर 2 करोड़ से ज्यादा है, अगर 2 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आज के टाइम इस अलीबाबा अमेजोन को इक्वलाइजेशन लेवी देना पड़ेगा। इंडियन पार्टी डिडक्ट नहीं करेगी, तो इंडियन पार्टी पे आ जाए। यहां पर अलीबाबा अमेजोन, क्या नाम है इनका, ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। जी सर। अलीबाबा अमेजोन, इनको 2% के हिसाब से इस सेक्शन का जो रेट है, कितना % रखा है इन्होंने, शैल पे इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट ऑफ 2%। कौन पे कर रहा है ये,
कौन पे कर रहा है? इंडियन पार्टी PCO काट रही है, सामने वाली पार्टी टैक्स पे कर रही है। पीसीओ पे सामने वाली पार्टी सामने वाली पार्टी ईसीओ अलीबाबा 2% के हिसाब से इनकम टैक्स पे नहीं कर रहा है, ये इक्वलाइजेशन लेवी पे कर रहा है। मान लिया जाएगा टैक्स है, यस सर 2% के हिसाब से क्या पे कर रहा है? इक्वलाइजेशन लेवी। सब्जेक्ट टू बेटा ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए पूरे साल में उसकी? 2 करोड़ या उससे ज्यादा। 2 करोड़ तो कुछ है ही नहीं, इनकी एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा पाती होंगी टर्नओवर। सही कह रहे हैं सर। ठीक है, तो मान लो पूरे साल में इसकी 100 करोड़ की टर्नओवर थी अलीबाबा की, तो आज के टाइम अलीबाबा क्या करेगा? इक्वलाइजेशन लेवी पे करेगा at the rate 2%. इसकी ड्यू डेट अलग है, अभी लिखवाता हूं। 2% के हिसाब से ये इक्वलाइजेशन लेवी क्या कर देगा साहब? पे कर देगा। और ये मान लिया जाएगा कि सब कुछ पे हो गया, बाकी इंटायर इनकम इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 50। 10 क्लॉज 50 दोनों को डील करता है, 10 क्लॉज 50 दोनों को डील करता है, याद रहेगा ना? जी सर। अब समझ में आ रहा हो इसका नाम इक्वलाइजेशन लेवी क्यों रखा है? और सर इनकम टैक्स तो रख ही नहीं सकते थे, ट्रीटी सर के ऊपर खड़ी हुई है, ट्रीटी तो टैक्स लगने नहीं देती इनकम टैक्स। यस सर घुमा दिया, Yes, sir. नोमेनक्लेचर घुमा दिया, इनकम टैक्स नहीं कर सकते, कोई नहीं, चलो इक्वलाइजेशन लेवी दे दो। आप ये बोल दो अपने समझने के लिए, अलीबाबा का टैक्स रेट 2% है। अलीबाबा का इस इनकम का टैक्स रेट जो भी मैं लिखवाऊंगा ना, ये वाली सर्विसेज से क्या दिया है इसने? ई कॉमर्स सप्लाई। इसका मतलब लिखवाऊंगा अभी क्या है। इस वाले का टैक्स रेट कितना परसेंट है? 2%। तो सर इन पे बाउंडिंग कैसे लगाते होंगे ऐसी इसके company? ऊपर जैसे एक बाहर है इनका पूरा काम वगैरह, तो तो इनको धरेंगे बेटा, या तो कैसे? ये खुद क्या करेंगे? इंडिया में टैक्स जमा कराएंगे, किसी पर्सन को ऑथराइज करेंगे, नहीं तो इनका सर्वर ही बंद कर देंगे। ओला उबर ये हाँ जी सर। तो जीएसटी में पढ़ा होगा, सेक्शन 9 में था ना। हाँ जी यस ईसीओ सर क्या यस सर करेगा? ईसीओ जमा करवाएगा जीएसटी, सर। तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया में होंगे वो जमा करवाएंगे। अगर कोई नहीं है तो किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा जो ये क्या करेंगे? इस इक्वलाइजेशन लेवी को डिपॉजिट करेंगे। ठीक सर है अगर सर। नहीं करा तो उनके सर्वर ही बंद कर देंगे इंडिया में। ठीक है सर। पबजी भी तो बैन करी थी। हाँ सर टिकटॉक। समझ में आ जाएगा आपके ऐसे ना। चलूं आगे। तो सर जो एंटरप्राइजेस जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से लेस है उन पे कुछ भी ऑब्लिगेशन? कुछ नहीं होगा, उनका बच गए। छोटे मोटे को छोड़ दिया, छोटे मोटे ईसीओ को छोड़ दिया। और मुझे लगता नहीं है ऐसे कोई छोटे मोटे ईसीओ होंगे। जी अगर सर। हो भी कोई नए नए इनकॉर्पोरेट हुए हैं, अलीबाबा टाइप की तरह कोई हो गया, यस कोई वहाँ का चिंकी ने खोल दिया, कोई चाइना वाले ने किसी दूसरे ने, और उसकी टर्नओवर अगर 2 करोड़ से कम है तो ये नहीं लगेगा। ओके सर। ठीक है, जी सर। चलो। इन द फॉलोइंग केसेस इक्वलाइजेशन लेवी, इन द फॉलोइंग केसेस इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन 165A शैल नॉट अप्लाई। बता सकते हो किस किस केस में? अगर तो- ईसीयू की सर, इंडिया में इसका मैं- परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है ना? यस जी सर सर। नंबर 2, 2 करोड़ से कम है। उसकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। टर्नओवर, रिसीट या सेल। और तीसरा, इफ इक्वलाइजेशन लेवी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 165, अगर ओवरलैपिंग हो गया फिर तो 165 के प्रोविजन लगेंगे ना 6% वाले। आप समझ रहे हो? ओवरलैपिंग भी तो हो सकती है। नहीं समझ में आ रहा? यस सर यस सर No, sir. इक्वलाइजेशन लेवी इज लेविएबल अंडर सेक्शन 165। सर ये पॉइंट एक बार और बताना।
असल में जब मैं लिखवाऊंगा ना अभी ये ई कॉमर्स सप्लाई, इसमें सब कुछ आ जाएगा, गुड्स और सर्विसेज सब कुछ। तो एडवर्टीजमेंट सर्विस भी तो हो सकती है ओके सर, ओके ओके, ठीक है। इसमें, एडवर्टीजमेंट सर्विस भी तो हो सकती है। तो अगर एडवर्टीजमेंट सर्विस आ गई तो 165 ए नहीं लगेगा, फिर तो 165 वाले प्रोविजन लगेगा ना। इंडियन पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाएगी 6% वाली। ओके सर। क्लियर? यस सर। तो उसमें इसकी ड्यू डेट क्या है? इसकी ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी अंडर सेक्शन 165 है। क्वार्टरली पेमेंट होती है इसकी। एक तो जमा कौन करा रहा है, ये इंडियन पार्टी या बेटा अलीबाबा? ECO, ECO? अप्रैल में जून पहला क्वार्टर, 7 जुलाई तक जमा कराओ टैक्स इक्वलाइजेशन लेवी। जुलाई अगस्त सितंबर, 7 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च। बुक खोल रखी है, नालायक कौन है? नहीं सर, बुक नहीं खोली, ऐसे ही बोला। 31 मार्च ईयर क्लोज करना है। यस। सर क्वेश्चन है बोलें। सर, जैसे इसमें तो आपने ईसीओ की बात करी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, बाकी नहीं मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, उनकी भी परमानेंट एस्टैब्लिश नहीं होती, तो उनपे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं है। इक्वलाइजेशन लेवी या तो 165 में है या 165 ए में है, बस। ठीक है ना? यस सर। चलो वापस आओ। अब मैं ये लिखवा रहा हूँ, ये ई कॉमर्स की सप्लाई कौन कौन सी है। ई कॉमर्स की सप्लाई कौन कौन सी है, लिखें। यस। ई कॉमर्स सप्लाई मीन्स, ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज मीन्स Number 1, online sale of goods by ECO, Alibaba. यस सर। Number 2, online provision of services by ECO. ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज का एग्जांपल, ऑनलाइन गेम जो आप लेते हैं, Amazon प्राइम, ठीक है सर। घरों में यूज नहीं करते हैं तो बाहर का ही वो। यस नेटफ्लिक्स भी बाहर का ही आई थिंक बेटा, जी सर। यस सर। ठीक है ना? है तो ECO ही है, ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय ECO। पहला ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स, दूसरा ऑनलाइन सेल ऑफ सर्विस बोल दो। सर्विस की जगह सेल वर्ड यूज ना हो गया बेटा, वहां प्रोविजन वर्ड यूज होता है, अपने को तो याद करना है ना। जी सर। पहला गुड्स की ऑनलाइन सेल हो रही है, दूसरा सर्विसेज की ऑनलाइन सेल हो रही है, तीसरा ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसिंग, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज फैसिलिटेटेड बाय ECO। एग्जाम्पल दे सकते हो? मान जाऊं इसका बेटा मैं। Amazon। क्या डिफरेंस है फर्स्ट, सेकंड में और थर्ड में? फर्स्ट में ECO गुड्स और सर्विसेज डायरेक्ट दे रहा है, हाँ जी सर। तीसरे में वो उनको फैसिलिटेट कर रहा है। क्या मतलब? प्राइम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, रिलेटेड तो नहीं है? थर्ड पार्टी के थ्रू कोई भी सर। बेटा ऐप डाउनलोड करनी होती है, कहाँ पर जाते हो? प्ले स्टोर, प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर किसका है वो? गूगल, गूगल का। ऐप किसकी है? हमारी प्राइवेट पार्टी की। गूगल फ्री में सर्विस दे रहा होगा? नहीं पैसे लेते हैं सर। अरे बोलो। नहीं सर, नहीं। सर्विसेज। उस एग्जाम्पल को दिमाग में रखो, अब समझ में आ जाएगा।
ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज फैसिलिटेट कर रहा है ईसीओ। गूगल प्ले स्टोर परफेक्ट एग्जांपल हो गया ना यार। Yes, sir. फैसिलिटेट प्रमोट कर रहा है वो। ठीक है सर। एडवर्टीजमेंट में वर्ड जान के यूज नहीं कर रहा। ये तो एडवर्टीजमेंट गुड्स और सर्विसेज की एडवर्टीजमेंट हो तो ऑब्वियस सी बात है बेटा वो भी आ जाएगा इसमें, पर वो इसमें ना आके कौन सी सेक्शन में चला जाता है? 165 में। फोर्थ, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन 1, 2, 3। any combination of activity specified in 1, 2 and 3। सारे के सारे ईसीओ आ गए। Yes, sir. जी सर आ गए। ओला उबर आ गया नहीं आ गया? Yes, sir. किसमें? ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विस वो भी तो आ गया। जी सर। ऑनलाइन प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस सारे आ जाएंगे बेटा, इसमें कुछ नहीं छोड़ा साहब। 2020 में सही पकड़ा है बेटा इनको। बस ये ध्यान रखना इंडियन पार्टी की ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो 6% इक्वलाइजेशन लेवी काटे या सामने वाले के ऊपर ऑब्लिगेशन लगा दिया आप ही टैक्स जमा कराओ। टैक्स का मतलब इन द फॉर्म ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, और कितना % जमा कराओ? 2% के हिसाब से जमा करवाओ। थोड़ा सा और आगे चलूं? Yes, sir. थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा। इसमें लिखा था पर्सन कौन होने चाहिए? ये Specified person. रिसिपिएंट मस्ट बी स्पेसिफाइड पर्सन। तो मैं स्पेसिफाइड पर्सन ले रहा हूं कौन कौन? नंबर 1 आप और मैं, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। Yes, sir. क्या लिखा है बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरी कर रहा हो? No. हाउस होल्ड भी आ जाएंगे? जी हाउस होल्ड भी आ जाएंगे। हाउस होल्डर ने कुछ परचेज कर लिया अली बाबा से, ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया, तो मतलब वो भी उनकी इनकम में काउंट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड, पर्सन हु बाय सच गुड्स और सर्विसेज। यूजिंग आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? सिस्टम का एड्रेस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल कहाँ का होना चाहिए वो? इंडिया का। तो अगर आपने, ये पता है ना हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, आपके मोबाइल का, sir. आपके लैपटॉप का। जी सर होता है। हाँ जी शुक्र है। तो अगर आपका आईपी एड्रेस इंडिया का है तो आप स्पेसिफाइड पर्सन माने जाएंगे। आपका आईपी एड्रेस इंडिया का है, आप स्पेसिफाइड पर्सन माने जाएंगे। ठीक है। ठीक है सर। थर्ड, नॉन रेजिडेंट इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। क्या है स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस? सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट विच टारगेट इंडियन कस्टमर। अभी समझाऊंगा, आप लिख रहे हैं। दूसरा, इस पे तो बवाल मचा था व्हाट्सएप पे, सेल ऑफ डाटा। तो रिसिपिएंट कौन हो सकता है? एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, एनी पर्सन यूजिंग डिवाइस आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। तीसरा, एक नॉन रेजिडेंट भी रिसिपिएंट हो सकता है। एक नॉन रेजिडेंट भी क्या हो सकता है? रिसिपिएंट हो सकता है इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस दो हैं, सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट विच टारगेट इंडियन कस्टमर और सेल ऑफ डाटा। समझाऊं ये या आ रहा है समझ में? समझाइए सर। मैं समझाता हूं तीसरे वाला। गूगल ईसीओ है, Yes, sir. यूनिलीवर नॉन रेजिडेंट है, यूके का है ना। Yes, sir.
यूनिलीवर इससे सर्विसेज ले रहा है, एडवर्टीजमेंट सर्विस फॉर न्यू लॉन्च्ड शैम्पू और टारगेटेड ऑडियंस कौन है बेटा? इंडियन कस्टमर। प्रैक्टिकल पता नहीं बेटा, आपको पता है या नहीं पता। जैसे गूगल में कई बार आपने देखा एडी लिखा होता है, एडी किसी चीज को हम सर्च करते हैं, बेस्ट चेक फैकल्टी, Yes, sir. हाँ जी Yes, sir, सर। yes, sir. नाम आ जाते हैं। हाँ सर, वो एड जो पब्लिश होते लिखा हैं। आता है स्टार्टिंग के 3 में। यस Yes, सर, sir. एडी का मतलब वो एडवर्टीजमेंट पेड है, यस सर, हाँ जी सर। वो एडवर्ट पता है सारी चीज। यस सर, अब जैसे होता क्या है, मैं समझा देता हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ बेटा, जो भी मैं बता रहा हूँ एक्चुअली में कहानी के पात्र काल्पनिक नहीं है। मैंने गूगल से बेटा क्या ली, सर्विसेज ली, दीपक जैन क्लासेस। पहले तो वो बोलते हैं जी पंच लाइन छाट लो, बेस्ट टैक्स फैकल्टी इन दिल्ली, बेस्ट कोचिंग इन सीएस प्रोफेशनल दिल्ली, ऐसे कई लाइनें देते हैं वो कि कोई ये डालेगा गूगल पे तो सबसे पहले 3 में मेरा नाम आ जाएगा। गूगल पे जो ये सर्च करेगा उस पर क्या आ जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा। और फिर गूगल चार्ज कैसे करता है, उस पर जितने क्लिक आएंगे, उस पर जैसे क्लिक करोगे ना आप, मेरे अकाउंट से 150 रुपए कटते हैं। यस मेरे अकाउंट से कितने रुपए कटते हैं बेटा? फिर वो 150 रुपए क्या होते हैं साहब, डिडक्ट होते हैं। और गूगल ये पूछता है फिर आप अपनी टारगेट ऑडियंस बताओ, आपने कहा कि ऑडियंस को टारगेट करना है। तो फिर मैं उनको बोलता हूं जी जो मैंने ऑडियंस टारगेट करनी है दिल्ली एनसीआर को छोड़ के, यहाँ के बच्चे तो मुझे वैसे ही जानते हैं यस सर, भाई, यहाँ के बच्चे तो मुझे वैसे ही जानते हैं। मेरी टारगेटेड ऑडियंस केवल महाराष्ट्र है। नागपुर से बेटा ड्रेस्टिक मेरा बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, आई डोंट नो। नागपुर और बेंगलोर ये 2 ऐसे हब हैं, एक्चुअल बता रहा हूँ, जहाँ से बिजनेस मेरा ड्रेस्टिकली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑल्दो कोचिंग को बिजनेस नहीं बोलना चाहिए, माँ सरस्वती है, पर एक्चुअल में बेटा है भी बिजनेस ही है। Yes, इनकम भी पीजीवीपी हेड में आती है, कहने को कुछ भी कहते हैं बेटा, Yes, sir. पर इनकम भी पीजीवीपी हेड में ही आती है। वो पूछते हैं आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। मैं दिल्ली एनसीआर कुछ नहीं लेता, मैं लेता हूँ जी महाराष्ट्र दे दो मेरे को। जो क्लिक कर पाए वो केवल महाराष्ट्र वाले ही ओपन कर पाए। मुझे कर्नाटका दे दो, बेंगलोर से बहुत ज्यादा डिमांड होती है बेटा, मुझे क्या कर दो जी कर्नाटका की, बस केवल वहीं की ऑडियंस मेरी टारगेटेड है। वो सेट हिसाब से करते हैं कि वहीं के केस में ओपन होगा। तो सर दिल्ली ऊपर वाले क्यों उनको नहीं ले दिखाते रहे? दिल्ली वाले क्यों नहीं ले रहे? कंपटीटर इतने नालायक होते हैं, वही हर 10 मिनट में क्लिक करते रहेंगे, मेरे 150 क्लिक होते रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? अरे एक से एक महापंडित बैठे हैं नालायक, वही क्लिक करते रहेंगे। और मेरे अकाउंट से एक दिन में 10 बार भी क्लिक कर दिया नालायक ने, मेरे तो 1500 गए। सर वो तो गूगल कॉस्ट में ये भी फंक्शन होता है सर, वो कि तो 2 बार cost- से ज्यादा जो क्लिक कर दे उसका अकाउंट ही ब्लॉक कर दो। सर वो तो कॉस्ट निकल के आती है ना बाद में। वो तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, बच्चों की क्वेरी होती है, ये छोटे बच्चों की क्वेरी हो जाती है जनरली कि सर ये क्या टारगेट ऑडियंस कैसे पता चले कि इंडियन कस्टमर ही देख रहा है। यस सर, फंक्शन है भाई, वो सेट ही ऐसे करते हैं। यस सर, जो ये आईपी एड्रेस वाला है, ये भी तो सर लोकेशन के हिसाब से चेंज होता है ना। आईपी एड्रेस आप इंडिया में है तो आपका नालायक, आपके जो मोबाइल का आईपी एड्रेस है वो परमानेंट रहेगा। आप सर दूर घूमने चले गए और आपने वहां से ऑर्डर कर दिया तो आईपी एड्रेस है तो इंडिया का, वो हाँ डिवाइस का एड्रेस होता है एक्चुअली। आईपी एड्रेस डिवाइस का एड्रेस होता है, कहीं रेजिडेंस एड्रेस नहीं है। 20/21 पश्चिम में। नहीं नहीं सर वो नहीं। लेकिन सर जब कोई जैसे डिटेक्ट करते हैं किसी की लोकेशन तो आईपी भी यही देखते हैं ना कि आईपी अलग चीज है, ये लोकेशन अलग चीज है। वो लोकेशन तो ट्रेस होती है सर्वर के थ्रू होगा, सर्वर के हाँ, थ्रू वो EMEI नंबर होता है इसके लिए सर। वर्ड जो होता है बिना नेट के भी चलता है वो मोबाइल पे। गूगल में EMEI नंबर, अरे मैप नहीं दुष्टो, वो मेरी गाड़ी में भी है नया किया GPS? जीपीएस अरे क्या बच्चे वाले जीपीएस के थ्रू ट्रेस करते हैं वो तो। ठीक है, आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता, एक ही होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मतलब डिवाइस का नाम। ठीक है यस सर। अरे ये डिवाइस है, सर गूगल कर लेंगे ठीक है, क्लास के बाद। इसका एक आईपी एड्रेस होगा। आज सर ठीक है अब वो मैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में चला जाऊं, आईपी एड्रेस तो लोकेटेड इन इंडिया ही आएगा। ठीक है सर। अच्छा सर, हाँ सर, ठीक है। ठीक है सर। सर ये हुआ बेटा आपका सेक्शन 165A। सर डिजिटल बेटर Sale of अंडरस्टैंडिंग data। अगर लेनी है बोलो। सर वो भी आप बता रहे थे।
सर एक काम करेगा, डिजिटल WhatsApp का मार्केटिंग की क्लास reference डाल दे देना। सेल ऑफ डाटा, ये तो अपने आप में पता है, डाटा ही अपने आप में कितना प्रीशियस है। जी सर, अंबानी जी ये कई पता है ना, बार एक एक चुके चीज की जन्म कुंडली बन रही है। हाँ जी, जी हाँ जी, सर। सर एक क्वेश्चन था। मोबाइल पे एक एक चीज की, टीवी में जो एक एक चीज की जन्म कुंडली है, ये जो हमारे 5 मिनट में चैनल पलट देते हैं, टाटा स्काई या जो भी लगवा रखा हो, सारी डिटेल आती है आपने कितना टाइम किसमें इन्वेस्ट करा है। हाँ जी। अंबानी जी का कहना है कि हमारी मोबाइल पे संपत्ति जितना जा भी रही है। टाइम आपने बेटा जो भी सर्फिंग करी है, सारी जन्म कुंडली है ये। सर हम तो डिलीट कर देते हैं, सर हमने तो सिग्नल भी डाउनलोड कर लिया, हमने तो टेलीग्राम भी डाउनलोड कर लिया, और करते रहो। जन्म कुंडली तो सारी बन रही है। जी सर। नहीं समझ में आ रहा सर आगे। हाँ, तो सर हम तो व्हाट्सएप पे ही बात करते हैं, जो भी खुफिया बात होती है ना कच्चे पक्के वाली क्लाइंट से, हाँ, उसको सर। बोलते हैं व्हाट्सएप पे वीडियो सर, कॉल, व्हाट्सएप पे WhatsApp चैट call, WhatsApp करो, call। व्हाट्सएप कॉल करो, और रिकॉर्ड तो वो भी हो रही है उसके सर्वर पे। चैट के तो स्क्रीनशॉट शेयर हो जाते हैं ना। सब कुछ शेयर हो रहा है। अरे आपस में नहीं, उनके सर्वर पे तो सारी जन्म कुंडली है। हाँ जी, और ऐसी थोड़ी अदनब की लीक जो हो हम गई खुश थी। हो रहे हैं, सिग्नल है, टेलीग्राम है, उनके सर्वर पे तो सब कुछ आ रहा है। यस सर। जी सर। जो टीवी पे बेटा जितनी भी हम सर्फिंग कर रहे हैं ना, ये चैनल 1 मिनट में ही पलट देते हैं, पहुंच के दूसरे पे, पता चले दूसरे पे भी ऐड आ रही है, पहुंच के तीसरे पे। हद तो ये होती है ऐड सब पे इकट्ठे आती है। यस सर, ये सर होता ही है। सेंट्रलाइज एजेंसी है ना बेटा ऐड की, ओके। वो इकट्ठे ये लॉन्च करते हैं। कहने का मतलब जो ये टीआरपी देखते हैं उसमें ये देखा जाता है कितना टाइम पर्टिकुलर चैनल पे लगा है। ऑनलाइन एक एक चीज अवेलेबल है बेटा माइन्यूटली, यस सर। सर आपने ठीक है। और एक चीज बोली जाती है, ह्यूमन एरर कर सकता है बेटा, सिस्टम एरर नहीं कर सकता। यस सर। ह्यूमन एरर कर सकता है, सिस्टम एरर नहीं कर सकता। यस सर। आई होप यू आर गेटिंग द इशू। सर आपने डिजिटल मार्केटिंग भी करा हुआ है क्या? मैं कुछ नहीं करता, मेरी मार्केटिंग जीरो होती है, जीरो बटा सन्नाटा। अपन एड वेड में विश्वास नहीं करते, इस मामले में बिलीव करते हैं मर्सिडीज ओडी, जिसको जरूरत होगी अपने आप आ जाएगा। कम बेचो, सिलेक्टेड बेचो। एग्जैक्टली। चलो, एडवर्टीजमेंट सच्चाई है, मुझे करनी भी नहीं आती यार। नहीं, वो तो डेवलपर करेगा ना सर। उसमें कंटेंट क्या डालें, मुझे खर्चे वेस्ट लगते हैं वो। सर वो सब डेवलपर अरे करेगा। क्लास के बाद लेंगे वो, मैं मुद्दे पे आऊं। श्योर सर। डिफरेंस बताओ। सेक्शन 165, फिर ये चैप्टर बेटर समझ में आ जाएगा ना, रिवाइज भी हो जाएगा पूरा चैप्टर। तो पहले 165 की एप्लीकेबिलिटी बताओ। एडवर्टीजमेंट रिलेटेड सर्विस, अरे बोलो। यस सर। यस सर। इसकी एप्लीकेबिलिटी, ई कॉमर्स सर्विस, यस सर। रिगार्डिंग गुड्स और सर्विस, कुछ भी हो सकता है ना वो, या नहीं। रेट बताओ। तो 6%। इसका रेट बताओ। 2%। हु विल पे? इंडियन पार्टी। रिसिपिएंट। इंडियन पार्टी, दैट इज रिसिपिएंट। यस सर। हु विल पे? सर्विस प्रोवाइडर। कंपनी सर्विस प्रोवाइडर। ईसीओ। यस सर। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। 7th of the next month. इसको इंग्लिश में कैसे लिखें? 7th of the next immediate quarter. अब इंग्लिश में कैसे लिखें? 7th ऑफ 7th day of first नेक्स्ट month क्वार्टर, of the next quarter. एक्सेप्ट लास्ट क्वार्टर। Yes sir. लास्ट क्वार्टर वाला 31st March. We can write 7th day from ending of each quarter. तो इतना बड़ा क्यों लिख रहे हो? 7th ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर कर दो, ठीक है। Yes sir. और क्या क्या डिफरेंस आएगा?
एग्रीगेट पेमेंट कब कितनी से ज़्यादा होनी चाहिए? तो इसमें 1 लाख से यहाँ पर एग्रीगेट सेल टर्नओवर कितनी होनी चाहिए? 2 करोड़ और मोर। ये हैं बेटा आपके कुछ बेसिक डिफरेंस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्वेरी बेटा? No, sir. Consequences for non-compliance of सेक्शन 165 और 165A। नालायक इक्वलाइजेशन लेवी जमा नहीं करवा रहा, एक तो इंटरेस्ट लगेगा और एक पेनल्टी लगेगी, और दोनों में एंड है और नहीं है, दोनों का मीटर चालू है, ध्यान रखना। इंटरेस्ट पूरे इनकम टैक्स में किसी को पता हो कितना लगता है? सर 1% ऑफ पर मंथ के सर 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। यस सर। सर आई थिंक 269 सेक्शन 276 इसकी सेक्शन नालायक 170 है, हर एक जगह सेक्शन अलग अलग है, वो अलग बात है, इंटरेस्ट कॉमन है। ओके 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ऊपर ध्यान दो, 1 महीना लेट हो गए इक्वलाइजेशन लेवी जमा कराने में 1% का ब्याज, 3 महीने लेट हो गए 3 महीने का ब्याज, 3 महीने 10 दिन लेट हो गए 4%, सुनाई नहीं, बेइज्जती हो गई। 1 महीने लेट हो गए 1% इंटरेस्ट, 3 महीने लेट हो गए 3% इंटरेस्ट, 5 महीने लेट हो गए 5% इंटरेस्ट, 5 महीने 10 दिन लेट हो गए 6% इंटरेस्ट। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी टेकन एज फुल। यस सर। केवल 5 दिन लेट हो गए, 5 दिन सर पूरा होगा। पूरे महीने का 1% इंटरेस्ट लगेगा। यस सर। ठीक है। Yes, sir. पेनल्टी में 2 चीजें, 165 का डिफॉल्ट है या 166 का डिफॉल्ट है। 165 का है इंडियन पार्टी, इनके ऊपर तो लो ज़्यादा टाइट है, इंडियन है नालायक के जो गड़बड़ करेंगे तो इनकी तो डबल मार है। एक तो पेनल्टी लगेगी इक्वल टू इक्वलाइजेशन लेवी, क्या मतलब? 10 लाख की पेमेंट दी, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा, कितना हो जाएगा? 10 लाख की पेमेंट दी, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा, कितना हो जाएगा? पूरा 10 लाख है नहीं सर, 10 लाख का 6%, सॉरी 6%, सॉरी। तो पेनल्टी कितनी लगेगी? 60,000। एंड वो तो थोड़ी है, ये सही है, 1000 पर डे ऑफ डिफॉल्ट। अपने आप जमा कराएगा नालायक, 1000 रुपए के हिसाब से मीटर चालू है अगर जमा नहीं हुआ। समझ आ रहा है? यस सर। और अगर 166 है, यहाँ पर है पेनल्टी इक्वल टू इक्वलाइजेशन लेवी, यहाँ 1000 वाली पेनल्टी नहीं है सर 165A वाले में 165A वाले में। हाँ मैंने सॉरी 166 लिख दिया था, नया वाला जो आया है इस साल। यस सर। और शायद इसलिए रखा होगा बेटा, अलीबाबा, अमेजोन, ये जो भी है, नेटफ्लिक्स आपके, इनके जो ऑडिटर पाएंगे, कोई छोटे मोटे तो पाएंगे नहीं, बिग 4 पाएंगे, एक एक चीज़ पक्के में होती होगी इनकी। यस सर। ठीक है ना, इसलिए उनको छोड़ दिया कि उनके तो कंप्लाइंस प्रॉपर होते होंगे, तो इसलिए बोल दिया। फिर भी अगर कंप्लाई नहीं कर पाए, ड्यू डेट तक नहीं जमा हुआ, पेनल्टी लग जाएगी इक्वल टू इक्वलाइजेशन लेवी। दिस इज द होल क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर इन टोटलिटी। वाइंड अप हुआ बेटा अपना ये चैप्टर इक्वलाइजेशन लेवी। अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 2020 से आने की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या कंफर्म है, सेक्शन 165A। बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, ट्राई करते रहना वो।
सेक्शन 166